हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि मैं प्रस्तावना पढ़ा रही थी, उसमें जो मेन से रिलेटेड जो टॉपिक थे उनको मैंने डिस्कस भी किया था। अब हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि संविधान में जो शब्द जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत, तो उसमें उनकी मतलब आज के समय में क्या वाकई में मतलब, या जब जोड़े गए थे उसमें क्या मतलब तार्किकता थी या ऐसे ही यूं ही जोड़ दिए गए थे। तो वो शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। अखंडता, ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो आप चाहे तो हेडिंग डाल दीजिए, समाजवादी शब्द जोड़ने की तार्किकता क्या है। देखिए समझ लीजिए, भारतीय मूल संविधान में ही समाजवादी भाव पहले से ही विद्यमान था, ठीक है ना। तो ये जो 1976 में इसे जोड़ा गया, यह केवल उस भाव को अधिक स्पष्टता और अभिव्यक्ति देने के लिए किया गया। समाजवादी धारणा मतलब, तो अब आप चाहे तो लिख लीजिए, समाजवादी धारणा मूल संविधान में पहले से ही मैंने कहा विद्यमान थी, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे अधिक स्पष्टता और मजबूती मिली, ठीक है ना। जैसे 42वें संविधान संशोधन से पहले से ही समाजवाद के आदर्श का उल्लेख था। कैसे, देखिए, प्रस्तावना में हमने पहले से ही लिख रखा था सामाजिक आर्थिक न्याय, हमने लिख रखा था समानता का अधिकार, हमने लिख रखा था कि वंचित वर्गों को राज्य द्वारा संरक्षण, आर्टिकल 14 से 18 हमने पहले से ही दे रखा था। नीति निर्देशक तत्व के तहत कल्याणकारी राज्य की धारणा, हमने ये चीज़ पहले में थी हमारे अंदर मतलब हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की गई है कि असमानता को वो दूर करेंगे, संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएंगे, अर्थात विकेंद्रीकरण करेंगे संसाधनों के समतामूलक वितरण मतलब करेंगे, वो समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे और काम का अधिकार देंगे। तो मतलब तो फिर क्यों मतलब वाई यूज सोशलिज्म, तो वाई यूज सोशलिज्म, तो मतलब फिर क्या है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और हमारे नेहरू जी ने आधी रात में आज़ादी की घोषणा करते हुए अपने नागरिकों से कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत जाग रहा है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का अनुभव था भारतीय नागरिकों के लिए, जहाँ पर ये बोला गया कि अब जल्द ही अच्छे दिन आएंगे, और 1947 से भारतीय नागरिक अच्छे दिन का वेट मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। 1947 में प्रधानमंत्री ने जब आज़ादी स्वर्णिम युग की घोषणा की तो लगा कि अब सभी लोगों का विकास संभव हो पाएगा, कोई गरीब, वंचित या समाज की धारा से कटा हुआ है तो अब हर एक की बात सुनी जाएगी। लेकिन 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। 1965 में भारत में 3 साल मतलब बड़े स्तर पर अकाल आया तो खाद्यान्न संकट हमारे यहाँ बड़े स्तर पर उत्पन्न हो गया, भुखमरी बहुत ज़्यादा फैल गई। 1967 में यानी कि 1967 तक आते आते देश में गरीबी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी। देश को आज़ाद हुए केवल 20 साल ही हुए थे, लेकिन देश में गरीबी, बेरोजगारी, कालाबाजारी अपने चरम पर था। संसाधनों का केंद्रीकरण कुछ विशेष वर्गों ने करना शुरू कर दिया था, ये बिचौलिए थे, और जो आम नागरिक था वह अभाव में था और बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में 1967 में देश में नक्सलवादी क्रांति की शुरुआत भी होती है। ये नक्सलवादी क्रांति इस बढ़ती सामाजिक आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए भारत में कुछ लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। तो जो एक हिंसक सरकार विरोधी, व्यवस्था विरोधी आंदोलन था, लेकिन इन मुद्दों ने सरकार को इस तथ्य के प्रति जागरूक बनाया कि अब नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। अगर हम इस विकास संकट की स्थिति में लोगों के अंदर यह विश्वास जगाने में असफल रहे कि सरकारें उनके लिए काम कर रही हैं, तो देश में गृह युद्ध की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी और ये देश के विघटन में बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। इस वजह से लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि सरकार की पहली प्राथमिकता सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लोगों में समानता की भावना को उत्पन्न करना है, इसके लिए प्रस्तावना में ही समाजवाद शब्द को जोड़ने से एक सकारात्मक संदेश भारतीय नागरिकों में जाता, यही एक बड़ा उद्देश्य था। तो हमने क्या कहा कि समाजवादी शब्द का प्रयोग सरकार की सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए आवश्यक था, क्योंकि तत्कालीन समय में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, खाद्यान्न संकट के कारण समाज में विषमता थी।
फिर कि हमने क्या कहा कि सरकार के प्रति नागरिकों में विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए शब्द जोड़ा गया, जिससे सरकार के समाजवादी लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता दी जा सके, या दी गई उस वक्त जब जोड़ा गया। ये सरकार ये चाहती है कि एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था, जो कि डायरेक्ट रीजन तो नहीं था, लेकिन बहुत से विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। और ये मुद्दा क्या था ये समझते हैं। देखिए, असल में 1976 के दौर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। एक बड़ा बदलाव एशिया में यहाँ देखा गया कि यूएसए की नज़दीकी चीन और पाक से बढ़ गई, लेकिन चीन और पाक से भारत की शत्रुता चल रही थी। लगातार तनाव जो है सीमाओं पर बने हुए थे। तो यूएसए का भी चीन और पाक के साथ नज़दीक जाना और भारत से दूर रहना भारत के अंदर एक डर का भाव उत्पन्न करता था उस दौर में, कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को यूएसए, पाक, चाइना मिलकर भारत की स्वतंत्रता को प्रभावित करें। ऐसे में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल बहुत से विचारकों का मानना है कि भारत ने ये इसलिए किया क्योंकि इसके जरिए वह समाजवादी सोवियत संघ के साथ अपनी निकटता को दिखाना चाहता है, यानी यूएसएसआर के साथ नज़दीकी दिखाना चाहते थे। बात समझ में आई? तो सामरिक रूप में शीत युद्ध के दौर में समाजवादी सोवियत संघ से अधिक निकटता प्रदर्शित करने के लिए हमने इसको समाजवादी शब्द को जोड़ा। अब बात समझ में आ गई ना, ये समाजवादी शब्द था। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ने की तार्किकता क्या थी, इसको समझते हैं। देखिए, संविधान में पहले से ही निहित पंथ निरपेक्षता की भावना को अधिक स्पष्ट और मजबूती देने के लिए, ठीक है, संविधान में पंथ निरपेक्षता से संबंधित प्रावधान जैसे प्रस्तावना में आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, राज्य द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल में, कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्टिकल 15 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। तो ऐसे और भी अनुच्छेद हैं। तो जो चीज़ पहले से ही संविधान में थी उस चीज़ को थोड़ी और स्पष्टता देने के लिए, मजबूती देने के लिए स्वीकार किया गया। जिस वक्त 1976 में हम पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल करना चाहते थे, उस दौरान भारत के धार्मिक सौहार्द को भंग करने के प्रयास देखे जा रहे थे। इससे मतलब क्या हुआ कि पाक की भी इसमें जो है पाकिस्तान की भी भूमिका थी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कह रहा था कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भेदभाव होता है वहाँ पर। 1969 में ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का गठन हुआ। इस्लामिक देशों का एक संगठन था, OIC, जिसे इस्लामिक ठीक है ना, OIC इसी को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC, ठीक है ना। उसके मंच पर हमेशा भारत की आलोचना की जाती थी। भारत में विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शोषण की बात की जाती थी। तो भारत की वैश्विक छवि प्रभावित होती थी कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, जबकि इतना प्रावधान हमने संविधान में ऑलरेडी किया हुआ था। और खासकर फ्रांस से तो हम बेहतर ही थे, जो कहता था कि यहाँ मानवाधिकार नहीं है। ये बताओ, वो कहता था कि यहाँ संख्या के अधिकारों का शोषण होता है, जबकि वहीं फ्रांस अपने यहाँ नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता भी अपने नागरिकों को नहीं देता था, अपने अलग समुदायों को नहीं देता था। दूसरी ओर हमारे यहाँ पर दंगे शुरू हो चुके थे। यह वह दौर था जब भारत में सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक पूर्वाग्रह एक दूसरे वर्गों में शुरू हो चुका था, और यह भारत के धार्मिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा था। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाए कि भारत में वह धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं किया कोई राजनीति किया जा सकता है, या धर्म के आधार पर किसी तरीके का विद्वेषपूर्ण माहौल उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि तत्कालीन परिस्थितियों में देश में धार्मिक सौहार्द के सामने खतरे बढ़ रहे थे। सांप्रदायिक दंगे, तनाव, इसके माध्यम से पंथ निरपेक्षता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया। भारत अपने क्षेत्रीय और वैश्विक छवि को मजबूत करने के लिए उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान व अन्य देश द्वारा भारत पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा था अनेक वैश्विक मंचों पर। आई होप आपको समझ में आएगा। तीसरा हम बात करेंगे अखंडता शब्द को जोड़ने की तार्किकता क्या है। तो इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि हमारा देश अखंड है। क्या इसके पहले
अखंड नहीं था? बिल्कुल था। जब हम बोलते थे कि हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो अपने आप में ही ये शब्द शामिल है। भारत का जो एक क्षेत्र है वह अपना हिस्सा है और उसके ऊपर कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस शब्द को शामिल करने की जो बेसिक वजह थी, जो हमारे सामने सुरक्षा के खतरे उत्पन्न हो रहे थे देश के बाहर से, देश के अंदर से, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, वहाँ पर ये देखा जा रहा था कि देश के अंदर नक्सलवाद, विप्लव के जरिए हमारे देश की अखंडता को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस शब्द के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते थे कि भारत का जो भूक्षेत्र की मतलब सुरक्षा सरकार की जो प्राथमिकता है, यह हमारी प्रस्तावना का आदर्श है और लक्ष्य भी है। तो आप क्या लिखेंगे कि संविधान में पहले से विद्यमान भाव को अधिक स्पष्टता देने के लिए लाया गया, जैसे प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का प्रावधान और आपातकालीन प्रावधान। दूसरा हम क्या कहेंगे, देश की अखंडता पर विद्यमान तत्कालीन खतरे, जैसे कुछ बाहर थे चीन और पाकिस्तान के, आंतरिक थे जैसे नक्सलवाद, विप्लव। तो ये सभी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे, समाजवादी पर निरपेक्षता, अखंडता, ठीक है। जबकि ये 1950 के हमारे संविधान में नहीं विद्यमान थे, बट ये तीनों शब्द भाव के रूप में हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद थे। हमने 1976 में बस उनको अधिक स्पष्टता दे दी, और इसलिए देना जरूरी था कि उस वक्त की ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ निर्मित हो गई कि इन शब्दों को अधिक अभिव्यक्त रूप में, अधिक स्पष्ट रूप में, मजबूत रूप में, प्रभावी रूप में सबके सामने लेकर आना था। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हाल के समय में फिर से इन शब्दों के इस्तेमाल पर बड़ा विवाद शुरू हो चुका है, मतलब शुरू हो गया है। अभी हाल ही में एक याचिका PIL जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें यह मांग किया गया कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। यहाँ जब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, और कहा गया कि इसको हटाया, तो मतलब इसके पीछे तर्क सुनिए क्या है। बहुत से लोगों का मानना है कि पंथनिरपेक्ष शब्द अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि भारतीय समाज पश्चिमी समाज से अलग है। पश्चिमी समाजों में पंथनिरपेक्ष की धारणा प्रासंगिक हो सकती है, बट भारतीय समाज में नहीं हो सकती है। मतलब सोचिए, पंथनिरपेक्ष की धारणा एक आयातित धारणा है, हमने यूरोप से ले लिया है इसको, जबकि उसकी तुलना भारतीय समाज धार्मिक रूप में अधिक संवेदनशील है और अपने सांस्कृतिक विशिष्टता पर गर्व करने वाला समाज है। इसलिए राज्य को धर्म से दूरी बनाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सैद्धांतिक दूरी ही सही, लेकिन किसी तरीके की दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पंथनिरपेक्ष होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो जनहित याचिका दायर की गई, इसमें याचिकाकर्ता का पक्ष दूसरे तरीके से, याचिकाकर्ता का कहना है कि हम एक राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, और जब हम राजनीतिक दल बनाने के लिए गए तो चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि पहले आपको फॉर्म में घोषित करना होगा कि आप पंथनिरपेक्ष हैं, भारत में निहित पंथनिरपेक्ष धारणा से आप सहमत हैं, आप उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि मैं पंथनिरपेक्ष स्वयं को नहीं घोषित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पंथनिरपेक्ष नहीं हूं। पंथनिरपेक्ष का मतलब हो जाता है आप धर्म से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। यह शब्द बड़ा ही विरोधाभासी है, क्योंकि पंथनिरपेक्ष का मतलब राज्य और धर्म के बीच एक दूरी की बात करता है। और जब मैं अपने को ये बोलता हूँ कि मैं भी पंथनिरपेक्ष हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इससे एक दूरी बनाने की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि मैं धर्म से एक दूरी बना कर रखूँगा, जबकि मेरा ही संविधान मुझे अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसलिए ये शब्द तो बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द को प्रस्तावना में शामिल होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर याचिकाकर्ता का कहना है कि मूल संविधान में, आप खुद सोचिए, यह शब्द क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि संविधान निर्माता भी नहीं चाहते थे कि पंथनिरपेक्ष शब्द को इस्तेमाल करके हम किसी भ्रम की स्थिति को यहाँ पर उत्पन्न करें। KT शाह के द्वारा संविधान सभा में 3 बार यह प्रस्ताव लाया गया कि संविधान में पंथनिरपेक्षता उसी समय शामिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर खुद नहीं चाहते थे कि प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द को
या पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाए या शामिल किया जाए, और उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध उस वक्त किया था। तो फिर 1976 में केवल अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने अचानक पंथनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि नितांत अतार्किक है। इसलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि इस शब्द की कोई वैधता, कोई तार्किकता नहीं है और इसे प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। अब इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आपको लगता है कि संविधान में पंथनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द या संपूर्ण प्रभुत्व या लोकतांत्रिक जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या इसे कभी भी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है? क्या वाकई ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है और इन्हें संविधान से हटाया जा सकता है या नहीं? क्या ये शब्द प्रतिरक्षणी यानी कि डिफेंडेबल हैं? क्या ये अपने को डिफेंड कर सकते हैं या कल इनको कोई भी हटा सकता है? तो सुनिए इसका जवाब। ये शब्द केवल शब्द नहीं है। प्रस्तावना में जो शब्द हैं कई जगहों पर हैं संविधान में, ठीक है ना। तो हम इस शब्द को रखें या ना रखें, संविधान में तो ये है ही, यानी भाव के रूप में प्रस्तावना, समाजवाद, अखंडता या कोई भी इस तरीके का शब्द वो आपको संविधान के किसी न किसी भाग या अनुच्छेद में दिख जाएगा। आप शब्द हटा सकते हैं, भाव को कहाँ से हटा लेंगे? दूसरा, अब तो संभव ही नहीं है कि इन शब्दों को संविधान से हटाया जाए। जैसे जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई में प्रस्तावना को और पंथनिरपेक्ष शब्द को आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया है, उसके बाद अब प्रस्तावना में नए शब्दों को तो शामिल किया जा सकता है, लेकिन पुराने शब्दों को नष्ट या हटाया नहीं जा सकता है। नष्ट नहीं किया सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो खुद अपने निर्णयों को बदल सकता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये जो शब्द है ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये संविधान निर्माताओं की इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं और ये देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की भी उचित व्याख्या करते हैं। भारत एक बहुधार्मिक समाज है और इस बहुधार्मिक समाज में सभी धर्मों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार संभव हो, इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम पंथनिरपेक्ष भाव को मजबूती और स्पष्टता दें। अगर अभी हमने धर्म के इस्तेमाल करने की बात राजनीतिक दलों को कर दी, हमने यह अनुमति दे दी कि आप जो है धर्म का अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो धार्मिक नारे भारत जैसे देश में सांप्रदायिक दंगे, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा देकर बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो पंथनिरपेक्ष शब्द या अन्य शब्द हैं ये डिफेंडेबल हैं, यानी कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग क्यों, मैंने भी बताया। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं डिटेल में, थोड़ा मैं बता देती हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका में मुद्दे क्या थे? क्या भारतीय नागरिक को पंथनिरपेक्ष होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नागरिक को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। आप इसको लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बना के लिखिए, याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल का गठन करना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि वह राजनीतिक दल समाजवाद और पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुसरण की घोषणा करे। तो नीचे एरो देके लिखेंगे, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(a)(5) के तहत है। मांग के पक्ष में तर्क क्या है सुनिए, लिखते रहिए चाहे तो। किसी लोकतांत्रिक ढांचे में नागरिकों को किसी विशेष विचारधारा की स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके नीचे एरो देख के लिखेंगे समाजवादी, मतलब समझ में आया ना कि किसी विशेष विचारधारा स्वीकार करने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, फिर एरो देख के लिखेंगे समाजवादी और पंथनिरपेक्षता की धारणा को राजनीतिक विचार के रूप में आर्टिकल 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 19(1) का ए यानी कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। अतः ये धारणा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है। बात समझ में आई? दूसरा क्या लिखेंगे कि मूल संविधान में भी संविधान निर्माताओं द्वारा इन शब्दों को प्रस्तावना से बाहर रखा गया, क्योंकि ये शब्द विरोधाभासी और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए। तीसरा क्या बोलेंगे कि समाजवाद और पंथनिरपेक्षता की धारणा सरकार की कार्यप्रणाली कार्यप्रणाली तक सीमित होने चाहिए, इसलिए आम नागरिकों, राजनीतिक दलों और राजनीतिक संगठनों पर लागू नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे, सरकार, पंथनिरपेक्ष और नागरिक नहीं। ठीक है ना।
सरकार पंथ निरपेक्ष है लेकिन नागरिक नहीं। पंथ निरपेक्षता, चौथा क्या लिखेंगे? पंथ निरपेक्षता भारत में आयातित धारणा है। मैंने अभी ये सब जो आपको बताया है बस वही है, थोड़ा लिखने के उससे बता रही हूँ। भारत में राज्य और धर्म के मध्य दूरी है, जबकि भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार धर्म पर ही आधारित है। अभी भी राज्य का आचरण अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों को सरकार द्वारा अनुदान का है। भारत से बाहर तीर्थयात्रियों के संबंध में अनुदान है। राज्य धर्म से जुड़े लौकिक मामलों को नियमित कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ राज्य धर्म से अलग है ही नहीं। यहाँ राज्य और धर्म आपस में मिले हुए हैं। ऐसे में ये शब्द एक धर्म की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और इस शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक धर्म उत्पन्न हो रहा है। क्या संविधान में गणराज्य से जुड़े शब्दों, जिन्हें हम विशेषण कहते हैं, कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, क्या ये शब्द प्रतिरक्षणीय है या नहीं? तो क्या प्रस्तावना के गणराज्य से जुड़े विशेषण प्रतिरक्षणीय हैं? क्यों है? अच्छा, ये समझते हैं। इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, इसलिए नहीं है कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों में ये शब्द यहाँ भाव के रूप में मतलब विद्यमान है। तो पहला क्या लिखेंगे? ये विशेषण यानी कि संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संविधान के विभिन्न प्रावधानों में विद्यमान है। प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है, अर्थात इसमें प्रयुक्त शब्दों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में प्रस्तावना में निहित यह आदर्श अत्यंत प्रासंगिक है, जैसे पंथनिरपेक्ष कि हम पंथनिरपेक्ष हैं, भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में सामाजिक सौहार्द की स्थापना के लिए। फिर क्या बोलेंगे कि नागरिकों के मध्य बंधुत्व की भावना के लिए आवश्यक है शब्द। फिर क्या बोलेंगे कि ऐतिहासिक रूप में भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज की मूल विशेषता। बात समझ में? फिर क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण तिथि है। इसी दिन क्या है? संविधान दिवस भी होता है। फिर क्या 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू तिथि है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। अब मेरा फाइनली जो है प्रियम्बल खत्म हुआ है। बात समझ में आई ना? अब हम लोगों का प्रियम्बल खत्म हुआ है, कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग आगे जो टॉपिक करेंगे उसमें मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आई ना? फंडामेंटल राइट अपने पढ़ाऊंगी, यही पैटर्न रहेगा पढ़ाने का, एकदम से डिटेलिंग पढ़ाऊंगी, ताकि आपको, अगर आप ये लेक्चर मेरा सुन लें, समझ लें, तो आपको कहीं और किसी भी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए ख़ास तौर करके। हाँ, थोड़े बहुत एक आध हैं प्री के लेवल से फैक्ट वगैरह देखते रहिएगा, लेकिन अगर मैंने इतना जितना मैं पढ़ा रही हूँ, अगर इतना आपने समझ लिया तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का मैं बिल्कुल एकदम कह सकती हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।